पूर्वांचल के पहाड़ी इलाकों में भटकते भटकते ओमकार काफी थक चुका था। रात हो चुकी थी और रात काटने के लिए आसरा ढूंढ रहे ओमकार को दूर से आती एक रोशनी दिखाई दी। वो उस तरफ चल पड़ा, इस उम्मीद में कि सामने कोई गांव मिल जाए। ये जगह कुछ अजीब है। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि कोई मुझे देख रहा है। ओमकार का डर बेवजह नहीं था। वो कुछ कदम आगे जाते ही अचानक रुक गया और उसने तेजी से अपनी तलवार निकाल ली। कौन है? सामने आओ। छुपने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे आसपास होने की आहट सुन सकता हूं। मुझे पता है तुम आसपास हो। सामने आओ। अगले ही पल धनुष पर बाण चढ़ाते हुए कुछ चेहरे पेड़ों और झाड़ियों के बीच से बाहर सामने आ गए। सब लगभग एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, मिट्टी में सने हुए और गंदे। उनमें से एक ने बाकियों को कुछ इशारा किया और ओमकार से बोला, अपना तलवार नीचे कर और अपना नाम बता। मैं ओमकार हूं, एक मुसाफिर। मेरे पास तुम लोगों के लायक कुछ नहीं है। तुझे क्या हम डाकू लगते हैं? खैर, अपना काम बता। तू किधर जा रहा है और क्यों? ओमकार को समझते देर नहीं लगी कि ये डाकू नहीं बल्कि बागी हैं। उसने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया और एक कहानी गढ़ दी। मैं महाराजा काशी का संदेशवाहक हूं। पूर्व के राजाओं के बीच एकता और संदेश लेकर जा रहा हूं, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ। रात ज्यादा हो गई है, इसलिए रुकने के लिए जगह ढूंढ रहा हूं। फिर वो रोशनी दिखाई दी तो सोचा पक्का कोई गांव है। बस उधर जा रहा था। तीर नीचे कर दो। ये हमारी ही तरह अंग्रेजों का दुश्मन है। जैसे ही उन सब ने अपने तीर नीचे किए, ओमकार ने भी सम्मान दिखाते हुए अपनी तलवार वापस रख ली। तो क्या मैं अब गांव की ओर जा सकता हूं? गांव? ये रोशनी किसी गांव की नहीं है। ये एक जाल है जो हमने लगाया है अंग्रेजों को पकड़ने के लिए। उनकी गश्ती टोलियां अक्सर ऐसी रोशनी देखकर आगे बढ़ती है और फिर खैर, तुम्हें रात बिताने की जगह चाहिए ना, तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जंगल के अंदर ही रात बिताना सुरक्षित रहेगा। ओमकार को अब तक पूरा विश्वास हो चुका था कि वो लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए वो उनके साथ चल दिया। ओमकार उन लोगों के साथ चलते चलते कुछ ही देर में एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उन लोगों ने पेड़ों पर कई मचान बना रखी थी। हैरान मत हो ओमकार, हम इन मचानों पर ही रहते हैं। इससे हमें दूर तक नजर रखने में मदद भी मिलती है और अंग्रेजों पर हमला करने में आसानी भी होती है। उस आदमी के सीटी मारते ही सभी मचानों से सीढ़ियां नीचे की ओर गिराई और उन सब के साथ ओमकार भी ऊपर चढ़ने लगा। मान गया तुम लोग को। क्या सूझबूझ है तुम्हारी। अंग्रेज तो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि उनका दुश्मन आसमान से उन पर हमला कर सकता है। तुम लोगों ने वाकई जबरदस्त दिमाग लगाया है। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। यह जंगल हमारा घर है और अंग्रेजों के लिए कब्रिस्तान। और जहां तक बात मेरी है, इससे पहले कि वो बागी अपना नाम बताता, एक सीटी की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। भैया, जंगल के किनारे कुछ हरकत है। लगता है अंग्रेज का कोई गश्ती टोली यहाँ आ गया है। सब तैयार हो जाओ, जंगल की धरती दुश्मन के लहू की प्यासी है। सभी बागी तेजी से जंगल के किनारे की ओर भागे। ओमकार भी उनके पीछे पीछे चल दिया। उसने देखा कि वो भाग रहे थे, लेकिन उनकी चाल इतनी सधी हुई थी कि जरा से भी आहट नहीं हो रही थी। कुछ दूर पहुंचते ही उन्हें हल्की सी आवाजें सुनाई देने लगी। ओमकार कुछ समझ पाता कि तभी बागियों के मुखिया ने उसे झाड़ियों के पीछे खींच लिया। हिलना मत। ओमकार अब ऐसी जगह था जहां से उसे सब कुछ नजर आ रहा था, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता था। जंगल के सन्नाटे में बस एक छुपी हुई मौत की दस्तक सुनाई दे रही थी। अंग्रेजों की पेट्रोल छोटी सी थी। 3 सिपाही जो अपने मौत के जाल में बिना कुछ समझे घुस चुके थे। दो अंग्रेज सैनिक तो वहीं के वहीं ढेर हो गए थे, लेकिन तीसरा सिर्फ घायल हुआ था। देखते ही देखते उसको बागियों ने घेर लिया। ओमकार चुपचाप से अपनी जगह पर खड़ा होकर सबको देखने लगा। वो तीसरा अंग्रेज सिपाही, जो कि असल में हिंदुस्तानी ही था,
वो जमीन पर गिरा हुआ तड़प रहा था। बाण उसके दाएं पैर में घुसा था, जिसकी वजह से वो भागने लायक नहीं रह गया था। नहीं, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। जानता है तेरे गोरे साथियों की तरह तेरे सर में तीर क्यों नहीं मारा? क्योंकि तू गोरा नहीं है, तू उनसे भी बदतर है। अपने ही लोगों के खिलाफ गोरों का साथ देता है, गद्दार। अगले ही पल जो हुआ उसकी ओमकार ने उम्मीद भी नहीं की थी। बागियों का सरदार उस तीसरे सिपाही की छाती पर बैठ गया। उसके हाथ में एक धारदार चाकू था, जिससे उसने उस सिपाही की गर्दन को काटना शुरू कर दिया। वो सिपाही किसी हलाल होते बकरे की तरह दिख रहा था और वो सारे बागी खड़े होकर हंस रहे थे। ओमकार ने ऐसी हैवानियत की उम्मीद नहीं की थी। वो बिल्कुल जड़ खड़ा हुआ इस विभत्स नजारे को देख रहा था। इसी तरह हर गद्दार की गर्दन काट देंगे। जय भवानी, जय भवानी। ओमकार अभी तक हैरान खड़ा था। उधर उस बागियों का सरदार ने उस सिपाही का कटा हुआ सर उठाकर एक दूसरे बागी को दे दिया और अपने कपड़ों पर अपने खून सने हाथ पोंछते हुए ओमकार की ओर बढ़ा। मेरा परिचय उस समय अधूरा रह गया था। मेरा नाम है गोवर्धन। चलो अब थोड़ा आराम किया जाए। ओमकार चुपचाप उस बागी के साथ चल पड़ा, लेकिन उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। सवाल तो ड्रैकुला और अनीता के मन में भी थी, उस तीर को लेकर जो अचानक से आकर ड्रैकुला की आंखों के बीच में घुस गया था। व्लाद, चिंता मत करो, तुम्हें पता है मुझे कुछ नहीं होगा। इस एरो के पीछे एक पेपर बंधा हुआ है। लगता है किसी ने मैसेज भेजा है। रुको, मुझे इसे बाहर निकालने दो। ड्रैकुला ने एक बार में जोर से खींचा और उस तीर को बाहर निकाल दिया और उसका घाव तुरंत ही भर गया। ये लो, अब देखो जरा कि इस पेपर में क्या लिखा है। अनीता ने तेजी से उस कागज के टुकड़े को खोल लिया। उफ, एक और संस्कृत का श्लोक। वो एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको फाड़ के रख दूंगा। वैसे भी उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। एंड टू टॉप इट ऑल, वो बार बार संस्कृत में रिडल्स भेजकर मेरे गुस्से को और भड़का रहा है। आई हेट संस्कृत। लगता है ये भी उसी का काम है, अघोरी का। तुम्हें संस्कृत से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? तुम तो पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेजेस जानते हो। किसी संस्कृत के एक्सपर्ट का खून पी लो, संस्कृत भी आ जाएगी। 1774 में जब मैं लंदन में था, तब मैंने एक आदमी का शिकार किया था। संस्कृत अच्छी आती थी उसे, बट somehow this language is still unreadable for me. Anyway, वो स्टोरी फिर कभी सुनाऊंगा। पढ़ो, क्या लिखा है इसमें? ओके, पढ़ती हूँ। कविनाम च मनस्वनाम च वसति स्थिर कवि भवनम सत्यम धर्मम च यत्र वसंति मार्ग प्रकाशः तत्र केवलम। ओके, इसका मतलब है कि जो बड़े कवि होते हैं यानी पोएट्स, और जो मानसवी यानी समझदार इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनकी असलियत और सोच हमेशा उनके कविता या रचना में रहती है। कवि का घर उसका मन और उसका कार्य होता है, और उनकी रचना में ही उनकी सोच और पर्सनालिटी रिफ्लेक्टेड होती है। चलो अगली लाइन समझते हैं। सत्यम धर्मम च यत्र वसंति। इसका अर्थ है जहाँ सत्य और धर्म होते हैं वहीं सही रास्ता होता है, वहीं प्रकाश का मार्ग है। एंड यस, दैट इज इट। इसका क्या मीनिंग हुआ? ये तो प्रॉपर क्लू भी नहीं लग रहा है। नहीं, क्लू तो इसी में कहीं है, बट आई थिंक मैं उसको सही से डिकोड नहीं कर पा रही हूँ। लेट मी थिंक। हाँ, ओके, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट ये श्लोक हमें एक जगह के लिए डायरेक्ट कर रहा है, और एक ऐसी जगह जहाँ पोएट्स मिलते हैं, बैठते हैं और आइडियाज डिस्कस करते हैं, और उसी जगह पर हमें सच मिलेगा। और वो जगह है कौन सी? ये तो हमें पता करना होगा, लेकिन अगर बात पोएट्स की हो रही है तो इसका मतलब ये जगह ऐसी जगह होगी जहाँ लोग रहते हो, क्योंकि ढेर सारे कवि किसी जंगल में बैठकर तो कवि सम्मेलन नहीं करेंगे। और वो जगह कौन सी हो सकती है? आसपास तो एक ही नगर है जहाँ शायद हर गली में एक ना एक कवि मिल जाएगा, और वो है काशी।